हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष 10वीं के सिविक्स का क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर मौजूद हूं। और इस क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है यह सिविक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। इस पूरे वीडियो में जो 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनता है उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 मार्क्स यानी कि 1 नंबर के लिए जो परीक्षाओं में प्रश्न बनता था उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप मौजूद देख सकते हैं। अन्य ढेर सारे वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उन सभी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं 3 और 5 मार्क्स यानी कि 3 और 5 अंक के वाले प्रश्नों के विषय में। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया। हम सभी जानते हैं भारत में संघवाद की सरकार है और इस तरह के सरकार में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो भारत में इस शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, तो इसका उत्तर है भारत में इन शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया गया है। पहले संघ सूची का वर्णन किया गया है, फिर राज्य सूची का वर्णन किया गया है, फिर समवर्ती सूची और अंत में एक अलग से सूची निर्माण की गई है जिसमें अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा वैसे सभी विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, जिसका राष्ट्रीय महत्व है, और वैसी उन सभी बातों को संघ सूची में रखा गया है जिसका निर्णय केवल केंद्र सरकार ले सकती है। उसी प्रकार से एक राज्य सूची है जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई ये सारे प्रांतीय महत्व के विषय को शामिल किया गया है जिस पर निर्णय राज्य सरकार लेती है। अंत में एक ऐसे सूची का निर्माण किया गया है जिसमें राज्य सूची यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय ले सकती है, और उसमें जैसे कि शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना ये सभी वह विषय हैं जिसमें दोनों अपनी अहम भूमिका निभा सकती है, जिसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। लेकिन इन सभी को छोड़कर के कुछ ऐसे विषय हैं जिसे हम इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं कर सकते हैं या फिर इनमें शामिल नहीं किया गया। अतः इन पर नियम या निर्णय लेने का और कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास मौजूद है, और इन सभी शक्तियों को किसमें रखा गया है, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। बात करते हैं स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो स्थानीय सरकार जो है उसके बहुत सारे महत्व है जिसे हम अधोलिखित महत्व के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे अनेक समस्याएं जो होती है भारत में या किसी भी संघवाद वाली सरकार में, उसका निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। दूसरा, लोगों को इस बात की जानकारी होती रहती है कि पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं और कैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर पैसे कहाँ खर्च करना है और किस प्रकार से खर्च करना है। इन सभी की जानकारी स्थानीय सरकार की मदद से ही होती है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना संभव हो जाता है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बनाया जा सकता है ताकि सत्ता में सबका समर्थन मिल सके। स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण का ही अनुरूप है। तो इस प्रकार से स्थानीय सरकारों का बहुत ही ज्यादा महत्व है किसी भी संघवाद वाली सरकार में। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताएं। भारत की जो संघीय संशासन व्यवस्था है उसमें एक ऐसी व्यवस्था है जो बेल्जियम में जो संघवाद की व्यवस्था है उससे मिलती है, और एक ऐसी व्यवस्था है जो उससे अलग है। तो इन दोनों का आपको चर्चा करना है। तो भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि यहाँ दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार है, यानी कि बेल्जियम में भी एक संघीय सरकार का है और भारत में भी एक संघीय सरकार है। अलग विशेषता की अगर बात करें तो बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी केंद्र सरकार और जो प्रांतीय स्तर की सरकार है वो दोनों अलग अलग कार्य करती है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जबकि भारत में केंद्र सरकार बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस मामले में राज्य सरकार पर नियंत्रण रख सकती है या इस पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस प्रकार से दो ऐसी बातें हैं जो बेल्जियम में अलग है और कह सकते हैं भारत से एक ऐसी विशेषताएं जो मिलती जुलती है। 1992 या 1992 के संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए या फिर क्या प्रयास किए गए। तो 1992 में जब संविधान संशोधन हुआ तो कुछ ऐसी बातों को जोड़ा गया या कुछ ऐसे सुधार किए गए ताकि संघवाद को बेहतर बनाया जा सके और विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाया जा सके, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया।
स्थानीय निकाय का जो चुनाव था वह पहले नियमित रूप से नहीं होता था, उसे अनिवार्य कर दिया गया। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिया गया ताकि महिलाएं भी आगे बढ़े और अपने हित के लिए कार्य कर सके। हर राज्य में पंचायत और नगर चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग इसका गठन किया गया। ये एक स्वतंत्र संस्था था जिसका गठन किया गया किस लिए? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। तो इस प्रकार से 1992 में वे सभी संशोधन किए गए जिससे संघवाद को बेहतर बनाया जा सके और विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाया जा सके। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि संघवाद क्या है, इसलिए हम इसको लीव कर दिए। आप परीक्षा में जब लिखिएगा तो इसे जरूर लिखिएगा। और अब हम इसकी विशेषता के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषता यह है कि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बांटी जाती है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाती है, परंतु दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है। दोनों के क्या क्या कार्य है और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये थे क्या? संघीय शासन व्यवस्था और इसकी विशेषता के विषय में। अब प्रश्न आता है कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जा सकता है और एक अलग तरह की नीति अपनाई गई और इसी नीति को क्या कहा गया? भाषा नीति कहा गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया? भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अंग्रेजी जो भाषा था उसे राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेश को देखते हुए, ताकि हम उनसे संपर्क साध सके और विभिन्न कागजाती कार्य जो है पूरा हो सके। सभी राज्यों की मुख्य भाषा को विशेष ख्याल रखा गया। ऐसा नहीं कि वहाँ के मुख्य भाषा को अवहेलना की गई, उनके राज्यों की भी मुख्य भाषा का सही ध्यान रखा गया। तो इस प्रकार से भारत की भाषा नीति राष्ट्रीय एकता की प्रतीक को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ही 3 और 5 मार्क्स का यह जो पार्ट है, जो पार्ट 2 था, खत्म हो जाता है और इसके लिए हम एक और पार्ट लेकर आएंगे जो है पार्ट 3, और उस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन आंसर के 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के विषय में ही चर्चा करेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप NCERT सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।